हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी ऑफ गुरुकुल क्लासेस एंड आप अभी ये वीडियो देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन और आज मैं प्रयास करूंगा कि ये रिलेशन का लास्ट क्लास हो। ठीक है, ये मतलब 5 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक्चुअली रिलेशन छोटा टॉपिक है, मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था, लेकिन क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ और एक एक चीज़ मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके समझा रहा हूँ ताकि सभी बच्चे को समझ में आ जाए, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, और अभी तो रिलेशन में जितना पढ़ना था वो सब ख़त्म हो चुका है। पिछले क्लास में मैं जो असाइनमेंट दिया था या जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था, मैं बोला था कि कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो आप वो सभी जो क्वेश्चन पूछे हो आज मैं उसको बस आंसर करूंगा। ठीक है, थ्योरी जो है और जो भी चीज़ है मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन भी मैं अपने साइड से करा चुका हूं, आप अब जो पूछोगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये छठा लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लें उसको। ठीक है, तो आज जितना टाइम लगे मैं प्रयास करूंगा कि आप जितना क्वेश्चन पूछे हो उतना मैं ख़त्म कर दूं। वैसे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए हो। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो बट कम ही स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए हैं। ठीक है, तो जो नहीं बनाए हैं, जो असाइनमेंट मैं पिछले क्लास में दिया था वो आप अगर नहीं बनाए हो तो उसको बना लेना फिर से, तब इस लेक्चर को देखना। ठीक है, और मिलाना, और फिर से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको फिर से पूछ देना। मैं प्रयास करूंगा कि अलग से एक वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, चलिए तो सीधे बढ़ते हैं। मैं आपके कमेंट सेक्शन की तरफ आए इधर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये मैं वीडियो जो अपलोड किया था रिलेशन का, ये 5वां लेक्चर का वीडियो। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ से जाके ये इस लिंक पे क्लिक अगर आप करते हो तो वो जो मैं असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड किया था वो आप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले अंशु सिंह पूछे हैं, एन इंटीजर एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर एन इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन, चेक रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको मैं बाद में देखूंगा। पहले देखा था मैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे थे कोई, तो उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, ये भी मैं बाद में देख लूंगा। रजनीश कुमार का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी चलो बाद में देखूंगा। ये भी ढेर सारा ये क्वेश्चन है, बाद में देखूंगा। चलो ये पहले मैं देखता हूँ। ये बबीता कुमारी का क्वेश्चन है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। चलिए सीधे बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो गाइस देखो, हम लोग देखे थे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसको बोलेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, सिमेट्रिक के बदले एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उसको बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, लिख देते हैं, बोलेंगे ए रिलेशन आर on the set A is said to be partial order relation if it is reflexive, symmetric and रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इधर एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है गाइज, आपको रिफ्लेक्सिव तो पता ही होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। उसके बाद से
ट्रांजिटिव भी मालूम होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हो तो ए सी से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। या ए सिर्फ बी से रिलेट होकर रह जाए तो उस केस में भी हम लोग ट्रांजिटिव बोल देते हैं। लेकिन एंटीसिमेट्रिक को पिछले लेक्चर में मैं कवर किया था, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन उसको बोलेंगे जिसमें अगर ए बी से रिलेटेड हो एंड बी भी ए से रिलेटेड हो, ए बी से रिलेटेड हो, बी ए से रिलेटेड हो, तो ऐसा तभी हो जब ए बी के बराबर हो, ठीक है गाइज, समझो। ए बी के बराबर हो तो ही ए बी से और बी ए से रिलेट हो सकता है, ठीक है। अब देखो ए बी से बराबर हो तो ए बी अब बी ए दोनों तो सेम ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी बराबर नहीं हो तो उस केस में ए बी से रिलेट हो एंड उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए बी से रिलेट हो एंड बी ए से रिलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ए और बी नॉन इक्वल हो तो ए बी और बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि ए बी हो तो बी ए मस्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या, तो ए ए भी हो सकता है, मतलब सेम वाला भी हो सकता है। और मान लो कि ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि ऐसा मतलब अनइक्वल हो, ए बी देखो अनइक्वल है तो इसका उल्टा नहीं अवेलेबल होना चाहिए। इसका उल्टा अवेलेबल हो तो बोलेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो ए बी से रिलेट हो एंड बी ए से रिलेट हो, तो ऐसा तभी हो जब ए बी के बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। यानी ए बी के बराबर नहीं हो तो ए बी और बी ए नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अनइक्वल नंबर जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब ए बी है तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। तो एंटी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि इसमें देखो, इसमें जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड इसका अगर उल्टा लिखोगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखोगे तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा। देखो ए बी से बड़ा या बराबर एंड बी भी ए से बड़ा या बराबर, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ए बी के बराबर हो। ए बी के बराबर नहीं लें, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी नंबर ले लें, हम 2 ले लें, ए के जगह पे भी 2 और बी के जगह पे भी 2, तो आप बोल सकते हो कि 2 से बड़ा या बराबर, ये भी सही है। एंड उल्टा पहले ये 2 को पहले लिखो 2 और ये 2 को बाद में लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। 2 ग्रेटर मतलब ये भी हो, ये भी हो, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी के बराबर हो गया, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। दोनों इक्वल है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइड से लगा सकते हो। लेकिन अब सोचो कोई दो अलग अलग नंबर है, जैसे एक है 3 दूसरा है 2, तो आप दोनों लिख सकते हो क्या, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या ये तो सही है, चलो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जो रिलेशन है इसमें इक्वल के लिए ही हम दोनों साइड से लिख सकते हैं, अनइक्वल के लिए दोनों साइड से नहीं लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन से 3 सिर्फ 2 से रिलेट होगा, 2 3 से रिलेट नहीं होगा, 2 3 अवेलेबल नहीं होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन में, ठीक है। तो हम लोग एक ही साइड से अवेलेबल है, दूसरे साइड से अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और गाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो होता है वो रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, क्योंकि सारा एलिमेंट कोई भी नंबर ले लो वो अपने आप से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। बड़ा नहीं होता बट बराबर होता है, तो दोनों में से कोई एक करेक्ट होने पे सही माना जाता है इस स्टेटमेंट को, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। एंड ट्रांजिटिव भी होता है, कैसे, तो सोचो कि ए कोई नंबर है वो बड़ा या बराबर है बी से एंड बी कोई नंबर है वो बड़ा या बराबर है सी से, तो ए जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा सी से। तो सोचो ए बड़ा या बराबर बी से मतलब ए रिलेटेड टू बी, बी बड़ा या बराबर सी से मतलब बी रिलेटेड टू सी, और हमको इससे ये आ गया ए बड़ा या बराबर सी से यानी ए रिलेटेड टू सी।
तो हम लेकर चले ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, हमको मिला ए रिलेटेड टू सी, तो हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, और अभी हम लोग देखें एंटी सिमेट्रिक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किसका एग्जाम्पल है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में होता है कि वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। अब पार्शियल ऑर्डर में क्या रखना है, तो रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव तो होगा ही, लेकिन सिमेट्रिक के जगह पे क्या हो जाना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। चलो ये ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है, बट जे मेन या अदर आप एग्जाम देते हो, जैसे कि कोई भी, जैसे WBJE देते हो, कमेट देते हो, क्यूसेट देते हो, या किसी अदर स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हो, तो वो सब में ये सब कंसेप्ट से पूछने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट है बता दिए, क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, एक और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे देता हूं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, वो है सबसेट। ठीक है, इज सबसेट ऑफ, ठीक है, इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। ठीक है, ये जो होता है मतलब इसको ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी जो होगा वो क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। ये आप खुद से चेक कर लेना, आपके लिए है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका होगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर कन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है जिससे रिलेशन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो कन्ग्रुएंस मॉडुलो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, आपको बताऊंगा तो पता चलेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे कन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कन्ग्रुएंस मॉडुलो। ठीक है, कन्ग्रुएंस मॉडुलो जनरली एम बोलते हैं, कन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, बोलते हैं व्हेन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, ए बी इंटीजर है और इस तरीके से है कि सच दैट a माइनस बी इज divisible by a fixed positive integer m, then we write a congruence b। ठीक है, a congruence b ऐसे लिखते हैं, मोडुलो सिर्फ एमओडी लिखते हैं, मॉड मतलब मोडुलो एम। ठीक है, पढ़ते हैं इसको कैसे, लिख देते हैं रीड एज ए कन्ग्रुएंस या ए कन्ग्रुएंट या कन्ग्रुएंस ए कन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। ठीक है, पहले इसको देखो, ध्यान से देखो एक बार, तब उसके बाद से इसका एग्जाम्पल देते हैं। बोल रहा है कि जब ए बी कोई इंटीजर हो, इस तरीके से इंटीजर हो कि a माइनस बी डिविजिबल हो m से, a माइनस बी किससे डिविजिबल हो, m से, तो बोलते हैं, तो हम लोग लिखते हैं a कन्ग्रुएंस b, a ऐसे 3 लाइन देते हैं, इसको बोलते हैं a कन्ग्रुएंस b मोडुलो m, ऐसे पढ़ते हैं a कन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। ठीक है, ध्यान से देखना है, a माइनस बी m से डिविजिबल हो तो बोलेंगे a कन्ग्रुएंस b मोडुलो m। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से, या एग्जाम्पल देखने से पहले देख लो इसको, इतना हम जो लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a कन्ग्रुएंस b मोडुलो m हो, तो a कन्ग्रुएंस b मोडुलो हो तब ये तभी होगा
इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, ठीक है। या इसी को क्या बोल सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू, अब सोचो a माइनस बी m से डिविजिबल है, तो a माइनस बी क्या होगा, तो m इंटू कोई एक इंटीजर i क्या है, तो इंटीजर है, ठीक है। a माइनस बी अगर a माइनस बी अगर m से डिविजिबल हो तो हम लोग बोलते हैं a कन्ग्रुएंस b मोडुलो m, ठीक है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम ले लें लेट m इक्वल टू हम ले लें मान लो 5, m के जगह पे अगर हम लेते हैं 5, तो ध्यान से देखना m के जगह पर लिए हैं 5, ठीक है। तो a और b ऐसा रखना है कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे a कन्ग्रुएंस b मोडुलो m, ठीक है। देखो m के जगह पे 5 लिए हैं, तो a और b को ऐसे रखना है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो सोचो कौन किससे रिलेट हो सकता है। सोचो यहाँ पे m के जगह पे 5 रखे हैं, तो अगर हम रखें कि 10 कन्ग्रुएंस या 10 कन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 5, ऐसा बोल सकते हो। देखो 10 कन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 5 ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि 10 माइनस 5 करोगे तो ये आता है 5, और ये 5 जो है वो डिविजिबल होता है 5 से, डिविजिबल बाई 5 होता है। और भी लिख सकते हो क्या, तो मान लो कि 8 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, ठीक है। मतलब m इक्वल टू 5 के लिए क्या क्या हो सकता है, तो 10 इज कन्ग्रुएंट टू 5, 8 इज कन्ग्रुएंट टू 3, और भी आप बना सकते हो कुछ भी। 11 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, ध्यान से देखना 11 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, क्यों, क्योंकि 11 माइनस 1 10 होता है, सॉरी 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और 10 जो होता है वो डिविजिबल होता है 5 से। तो यहाँ पे बोलेंगे 11 इज कन्ग्रुएंट मोडुलो 5, ठीक है। और हम लोग और भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो मान लो कुछ भी क्या, जैसे 8 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इज कन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 5, क्योंकि देखो 8 माइनस 3 5 आता है, अब 5 से डिविजिबल। अब इसका उल्टा करो तो 3 माइनस 8 करो, तो 3 माइनस 8 कितना आएगा, तो ये आएगा -5। अब -5 भी 5 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 8 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 एंड 3 इज कन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 5। ऐसा भी बोल सकते हो 8 इज कन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 5, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे 8 इज कन्ग्रुएंट टू 8 बोले हैं, मतलब 8 माइनस 8 कितना होता है 0, और 0 किससे डिविजिबल होता है, तो 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 को बोल सकते हो डिविजिबल बाई 5, यानी मोडुलो 5 के लिए 8 इज कन्ग्रुएंट टू 8, सभी नंबर खुद से कन्ग्रुएंट हो सकता है। 6 इज कन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 5, कुछ भी 5 इज कन्ग्रुएंट टू 5, 1 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो आप। 100 इज कन्ग्रुएंट टू कुछ भी, मान लो कि 5 ही ले लिए मोडुलो 5, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोडुलो 5 मतलब m इक्वल टू 5 के लिए कौन किससे रिलेट हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। मतलब कि हमको ऐसे दो नंबर को रिलेट करना है कि उसका डिफरेंस 5 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है। आप आई होप समझ गए होंगे। जैसे एक और हम m इक्वल टू कुछ और ले लेते हैं, m इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें m इक्वल टू 3 के लिए कौन किसके कन्ग्रुएंट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 कन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3 से डिविजिबल होता है। 1 कन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 3, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो। 14 कन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, क्यों, क्योंकि 14 माइनस 2 इज 12, 14 माइनस 2 होता है 12, और 12 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है।
14 कन्ग्रुएंट टू 14 कन्ग्रुएंट टू 14 भी लिख सकते हो मोडुलो 3, क्योंकि 14 माइनस 14 जीरो होगा और जीरो तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कन्ग्रुएंट और ये होता है कन्ग्रुएंट मोडुलो किसी भी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में क्यों आया ये कन्ग्रुएंट मोडुलो, तो इसलिए आया क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है। अब सोचो किसी भी इंटीजर के लिए हम कोई भी इंटीजर लें तो वो खुद से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी m के जगह पे 5 लें तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी दो नंबर कोई भी नंबर लें उसमें से उसी को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे m इक्वल टू 5 हम लिए तो देखो यहाँ पे 6 इज कन्ग्रुएंट टू 6 हुआ, 8 इज कन्ग्रुएंट टू 8 हुआ। ठीक है, वैसे ही किसी भी कोई भी दो नंबर लें तो वो खुद से उसका डिफरेंस 0 होगा और 0 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। या कोई भी नंबर यहाँ पे लें, m के जगह पे कोई भी नंबर लें तो वो उसके लिए m इक्वल टू उतना के लिए सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। पहले रिलेशन कैसे होता है ये पहले लिख देते हैं। जैसे लिखा रहेगा R इक्वल टू ए बी, ए रिलेटेड टू बी, और कैसे तो लिखा रहेगा ए बी बिलोंग्स टू आई एंड ए कन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम। ठीक है, तो ये देखो ये बोल रहा है क्या कि R एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो जिसमें A जो है वो B से रिलेटेड है और A B के बारे में बोल रहा है कि दोनों इंटीजर हैं और ये A इज कन्ग्रुएंट टू B है मोडुलो M के लिए। ठीक है, तो बोलेगा बताओ ये कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो m के जगह पे कुछ और भी दे सकता है, 2 5 7 कुछ भी दे सकता है, या m सिंपल दे सकता है और पूछेगा बताओ ये कैसा रिलेशन है। तो आपको पहले तो पहचानना होगा कि ये पहले ये रिलेशन है क्योंकि a रिलेट हो रहा है b से और a भी क्या होगा, तो मोडुलो m के लिए a माइनस b, मोडुलो m के लिए a b जो सोच सकते हो वही हो जाएगा r इक्वल टू में। ठीक है, r इक्वल टू यही हो जाएगा और इसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कन्ग्रुएंस मोडुलो एम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल कन्ग्रुएंस मोडुलो एम। और ये जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव क्यों होता है? तो एम कोई भी नंबर लो, एम के जगह पे मान लो 3 ही लिए, यहाँ पे m के जगह पे 3 ही लिए तो क्या हुआ, कोई भी नंबर कोई भी दो नंबर लो, यहाँ पे m के जगह पे 3 लें तो कोई भी दो नंबर सोचो और उसका डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा। कोई भी मतलब नंबर सोचो उसका उसी से डिफरेंस 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या बोलेंगे कि वो खुद से रिलेटेड होगा, खुद से रिलेटेड होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर अब सिमेट्रिक। अब सोचो यहाँ पे कोई भी नंबर हम ले लिए, ठीक है, मान लो m के जगह पे 3 ही ले लिए तो यहाँ पे क्या है, 4 रिलेटेड है 1 से क्योंकि 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3 के लिए, क्योंकि 4 माइनस 1 डिविजिबल बाई 3 होता है। तो सोचो 4 माइनस 1 3 से डिविजिबल, तो 1 माइनस 4 भी तो 3 से डिविजिबल, तो 4 1 अगर इसमें होगा तो 1 4 भी होगा, यानी ये रिलेशन कैसा होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। ये रिलेशन कैसा होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं तो सोचो ट्रांजिटिव के लिए सोचो m के जगह पे 3 ही है तो कुछ भी ले लो, 3 के लिए क्या बोलोगे कि 10 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। मोडुलो 3 के लिए 10 इज कन्ग्रुएंट टू 1 है, मतलब 10 माइनस 1 9 होता है और 9 डिविजिबल होता है किससे, 3 से। अब फिर देख सकते हो 1 किसके साथ हो सकता है, तो 1 इज कन्ग्रुएंट टू कुछ भी लिख दो -2 मोडुलो 3। ठीक है, देखो 10 रिलेटेड है 1 से और 1 -2 से कैसे पता है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 माइनस ऑफ -2 तो 3 आ जाएगा और 3 से डिविजिबल तो होगा ही। ठीक है, तो देखो 10 रिलेटेड है 1 से और 1 रिलेटेड है -2 से। अब सोचो 10 -2 से रिलेट होगा क्या, तो देख लो 10 कन्ग्रुएंट -2 होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 12। 10 माइनस ऑफ -2 मतलब प्लस हो जाएगा और 12 तो ये हो जाएगा मोडुलो 3। ठीक है, मतलब कि 10 1 से रिलेटेड और 1 -2 से रिलेटेड
तो 10 डायरेक्ट किससे रिलेट होगा, तो -2 से। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 10 इज सॉरी, ये मतलब कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये कन्ग्रुएंस मॉडुलो जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ये क्लियर हो गया, कन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है वो भी क्लियर हुआ, और ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, यानी इसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्लियर, कन्ग्रुएंस मॉडुलो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है ये भी हो गया। ये रहा बहुत सारा क्वेश्चन का लिस्ट। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन का लिस्ट रहा, ये भी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो इधर स्टार्टिंग से अब देखते हैं। बोल रहा है कि एन इंटीजर एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर एन इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन, चेक रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन था कि एम रिलेटेड टू एन होगा किस कंडीशन में, तो तभी हो पाएगा जब क्या था, इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन, एम इज मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, एम रिलेटेड टू एन कब होगा, जब एम एन का मल्टीपल हो। तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो सोचो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि सारा नंबर खुद से रिलेट हो जाए। अब खुद से रिलेट होने के लिए सारा नंबर खुद का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा होता है, हम लोग बोल सकते हैं एम इज मल्टीपल ऑफ एम। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या लिखते हो, 2, 4, 6, 8, तो 2 का मल्टीपल होता है खुद। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा नंबर, कोई भी नंबर एम लें तो एम इज मल्टीपल ऑफ एम होगा। तो हम लोग बोल देंगे कि एम रिलेटेड टू एम, सभी नंबर्स के लिए एम क्या होगा, एम से रिलेटेड होगा, तो बोल देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, तो अगर एम रिलेटेड हो एन से तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए, एन रिलेट हो जाना चाहिए एम से। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि एम रिलेटेड है एन से। अब सोचो एम रिलेटेड है एन से, तो बोलेंगे एम इज मल्टीपल ऑफ एन, एम इज मल्टीपल ऑफ एन। तो सोचो इसका उल्टा होता है क्या, मतलब एम एन का मल्टीपल है, तो हमेशा सोचना है, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा। जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे बोल सकते हो 2 का मल्टीपल है मान लो 8। ठीक है, मतलब बोल सकते हो 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो इसका उल्टा सोचो, 2 इज मल्टीपल ऑफ 8, क्या ये सही है, नहीं सही है। बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, 8 2 का मल्टीपल है, तो ये तो ठीक है। लेकिन बोल रहा है 2 इज मल्टीपल ऑफ 8, ये तो गड़बड़ है। 2 8 का मल्टीपल नहीं होता है, 8 का मल्टीपल होगा 8 16 24 32, ये सब 8 का मल्टीपल होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कोई कोई बोलेगा कि ऐसे तो हो सकता है ना कि 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका उल्टा हो सकता है। तो बोलेंगे हाँ यहाँ हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो हमेशा होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए एक जगह होने से काम नहीं चलेगा, हमेशा होना चाहिए उसका उल्टा। तो यहाँ पे एम इज मल्टीपल ऑफ एन, तो हम लोग इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलवेज, ये मतलब कि हमेशा, मतलब बोल सकते हैं इम्प्लाइज लिख के काट दें। एम इज मल्टीपल ऑफ एन हो तो एन इज मल्टीपल ऑफ एम नहीं होता है। ठीक है, ये हो तो ये नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे, मतलब देखो ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए, इम्प्लाइज लिख के काटे और लिखे एन इज मल्टीपल ऑफ एम, मतलब हमेशा नहीं होगा। ये हो तो ये नहीं होगा हमेशा। ठीक है, तो इम्प्लाइज का मतलब ये हो तो ये होगा, इम्प्लाइज लिख के काटे मतलब ये हो तो ये हमेशा नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, एन नॉट रिलेटेड टू एम,
देखो ए में एन से रिलेटेड लेकर चले और उल्टा हमको नहीं मिला तो बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे हमको देखना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं, तो चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं कि लेट एम इज रिलेटेड टू एन एंड एन इज रिलेटेड टू पी। तो सोचो एम इज रिलेटेड टू एन, जब हम लिखें तो लिख सकते हैं एम इज मल्टीपल ऑफ एन एंड एन इज मल्टीपल ऑफ पी लिख सकते हो, क्योंकि मान के हम चले हैं कि एन रिलेटेड टू पी, तो एम रिलेटेड टू एन तो एम इज मल्टीपल ऑफ एन, एन रिलेटेड टू पी तो बोलेंगे एन इज मल्टीपल ऑफ पी। ठीक है, अब सोचो एम मल्टीपल है किसका, तो एन का, एन मल्टीपल है पी का, तो हमको सोचना है यहाँ पे कि क्या एम पी का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, ऐसे मान लो 8 मल्टीपल है किसका, 4 का, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हो, और बोल सकते हो 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। ध्यान से देखना, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, होता है ना 4 का मल्टीपल लिखते हो 4, 8, 12। ठीक है, तो उसमें 8 जो है वो मल्टीपल है 4 का, और 4 जो है वो मल्टीपल है 2 का। 2 का मल्टीपल लिखोगे तो आएगा ना 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो 2 मल्टीपल है किसका, 4 मल्टीपल है किसका, 2 का। ध्यान से देखना फिर से, 8 मल्टीपल है 4 का, 4 मल्टीपल है 2 का, बोल सकते हो क्या कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, 8 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि 8 जो होगा 2 का मल्टीपल 2 लिखते हो ना, 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, तो देखो 8 आया ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 8 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल, तो 8 भी 2 का मल्टीपल होगा। यानी एम इज मल्टीपल ऑफ एन एंड एन इज मल्टीपल ऑफ पी, देन हम लोग लिख सकते हैं एम इज, ये वाला एम इज मल्टीपल ऑफ पी। ठीक है, एम इज मल्टीपल ऑफ पी, यानी बोलेंगे एम रिलेटेड टू पी। ठीक है, देखो एम एन से रिलेटेड लेकर चले एंड एन पी से रिलेटेड लेकर चले, और हमको आ गया एम रिलेटेड टू पी, तो बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो आर हमको आया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं आया, सिमेट्रिक में फेल कर गया, और ट्रांजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, बट हमको चेक करना था कि चेक करो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। तो ये रजनीश कुमार पूछ रहे हैं कि सर असाइनमेंट से पहले जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसका 1 का 5 बता दीजिए जिसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं इसके जो पहले का वीडियो था उससे पहले जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें का वो क्वेश्चन है जिसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन दिया था, बोला था डिटर्मिन whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन पूछे हो कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय ये। थोड़ा इसको नीचे, सबसे पहला देखता हूँ आर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि आर इज ए सेट, बोल रहा रिलेशन आर इन ए सेट ए, और ए सेट क्या बोल रहा है, तो ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में, मान लो कि अभी के टाइम में एक टाउन में जितने आदमी हैं वो सब का सेट है ए। तो आर इक्वल टू रिलेशन जो है वो बोल रहा है एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से रिलेटेड है, और कैसे, तो कंडीशन दिया एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब सोचो एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेसेज, तो सोचो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है कि एक्स एक्स से रिलेट होगा कि नहीं। तो सोचो ऐसा बोल सकते हो कि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेसेज।
एक्स, मान लो एक्स कोई नाम है, मान लो कुछ भी, मान लो रमेश, एक्स रमेश, तो रमेश एंड रमेश, वही रमेश एंड वही रमेश वर्क्स एट द सेम प्लेस, ऐसा तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पहला हुआ, पांचवा का ए नंबर जो क्वेश्चन है, पांचवा का ए, 5 नंबर का ए जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या करना होगा, तो बोल रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेसेज, तो सिमेट्रिक तब होगा जब उल्टा भी पॉसिबल है। तो सोचो अगर एक्स एंड वाई एक ही जगह पे काम करते हो तो ऐसा बोल सकते हो कि वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेसेज, एकदम बोल सकते हो। रमेश एंड महेश वर्क एट द सेम प्लेस, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि महेश एंड रमेश वर्क एट द सेम प्लेस। तो चलिए ये सिमेट्रिक में भी पास हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, तो बोल रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेसेस एंड वाई एंड जेड वर्क्स एट द सेम प्लेसेस। मान लो कि रमेश एंड महेश एक साथ काम कर रहे हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और फिर महेश एंड गणेश वर्क एट द सेम प्लेसेस, तो क्या आप बोल सकते हो कि रमेश एंड गणेश वर्क एट द सेम प्लेसेस, एकदम बोल सकते हो। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेसेस और फिर वाई एंड जेड वर्क्स एट द सेम प्लेसेस, मतलब तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो बोल ही सकते हो ना कि एक्स एंड जेड वर्क्स एट द सेम प्लेसेस, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो काफी आसानी से हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन बी में बोल रहा है कि एक्स वाई से रिलेट तब होगा जब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सोचो एक्स एंड एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, ऐसे तो बोल ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्स एंड एक्स है, मान लो एक्स रमेश है फिर से, तो रमेश एंड रमेश मतलब वही लिव्स इन द सेम लोकेलिटी बोल सकते हो, यानी ये दूसरा बी मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखते हैं तो वहां अब जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते हैं। एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, तो उल्टा तो बोल ही सकते हो कि वाई एंड एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। और फिर ट्रांजिटिव के लिए देखो, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई एंड जेड लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम लोकेलिटी में है, ये भी सेम लोकेलिटी, मतलब तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि एक्स एंड जेड लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, यानी ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये भी। फिर सी नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। सी नंबर है कि एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बोल रहे कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो अब सोचो ऐसा बोल सकते हो क्या कि रमेश इज टॉलर देन रमेश, कितना, तो 7 सेंटीमीटर। रमेश से ही मतलब अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो बेतुका लग रहा है। ठीक है, वो अपने आप से कैसे लंबा हो सकता है। ठीक है, उसका हाइट जो होगा वो मतलब फिर से उसका हाइट नापे तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखो रमेश मतलब एक्स इज टॉलर देन वाई, कितना, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स वाई से तब रिलेट होगा जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। अब सोचो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप उल्टा बोल सकते हो क्या कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, उल्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्स बड़ा है तो फिर अब वाई अब बड़ा नहीं होगा, एक्स ही बड़ा रहेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में देखो बोल रहा है कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ध्यान से देखना, एक्स जो है वाई से कितना, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, मान लो ये कुछ भी ले लो, ये है 150 सेंटीमीटर का, और y जो है वो क्या है 143 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो गया, इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो ये इससे रिलेट होगा। अब ये जो है y z से तब रिलेट होगा जब इससे ये 7 सेंटीमीटर ठीक है कम हो, यानी कि ये 136 सेंटीमीटर का हो।
ठीक है, z 136 सेंटीमीटर का है, तो क्या बोल सकते हो कि x जो है वो इससे z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। मतलब कि x y से रिलेट है, y z से रिलेट है, तो यहाँ पे x z से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी में क्या था? तो डी में है कि x रिलेटेड टू y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम बोलें रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि x इज वाइफ ऑफ x? ऐसा तो बेकार है, बेकार लग रहा है। x इज वाइफ ऑफ x, x का ही वाइफ, खुद का वाइफ कोई कैसे हो सकता है? ठीक है, वो नहीं हो सकता है। कोई खुद का फ्रेंड हो सकता है, चलो मतलब जबरदस्ती माना जा सकता है, लेकिन बोला जाए x इज वाइफ ऑफ x, ऐसा बोलना सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये रिफ्लेक्सिव इसका फेल कर गया। फिर सिमेट्रिक की बात करते हैं। x इज वाइफ ऑफ, क्या बोल रहा था, y, x y का वाइफ है। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, यानी x को मान लो कुछ भी, x को मान लो चिंकी, ठीक है, चिंकी, और y को मान लो कुछ भी, y को मान लो चंगू। ठीक है, चंगू, तो चिंकी इज वाइफ ऑफ चंगू। ठीक है, तो अब उसका उल्टा होगा क्या? चंगू इज वाइफ ऑफ चिंकी। ये तो जेंडर ही बदल जाएगा ऐसे करने से। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा अगर लें कि x इज वाइफ ऑफ y, तो उल्टा हम बोलें कि y इज वाइफ ऑफ x, तो ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, चिंकी वाइफ हो सकती है चंगू के, लेकिन चंगू वाइफ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, किसके? चिंकी के। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि x अगर रिलेटेड हो y से और y अगर रिलेट हो z से, तब खोजना है x z से रिलेट हो रहा है कि नहीं। ध्यान से देखना, x y से रिलेट हो एंड y z से हो, तो खोजना है कि x z से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि सिर्फ x y से ही रिलेटेड है, अब y किसी से रिलेट होने नहीं गया, तो हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो हम ज्ञान की बात बताएं। अब यहाँ पे समझते हैं। बोल रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y। चलो यहाँ पे, चलो चिंकी ही लेते हैं। x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x को ले लो चिंकी और y को ले लो चंगू। ठीक है, जनरली हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, चिंकी मिंकी गीता बबीता और चंगू मंगू। ठीक है, रमेश महेश। ठीक है, क्योंकि ये जनरली किसी बच्चे का नाम नहीं होता है, नहीं तो किसी ऐसे हम दूसरा नाम लें तो हो सकता है किसी बच्चे का नाम हो तो वो क्लास में जनरली चिढ़ाने लगते हैं उस बच्चे को कि देखो यही तुम्हारा बात हो रहा है, तो इसलिए ये नाम लेते हैं जनरली, चिंकी मिंकी गीता बबीता और चंगू मंगू रमेश महेश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि चिंकी इज वाइफ ऑफ चंगू। अब ध्यान से देखना, हो एक्स जो है वो वाइफ है किसकी? तो वाई की। अब वाई जो है ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक्स रिलेट हुआ वाई से, चलो मान लिए, लेकिन अब वाई जेड से रिलेट होगा क्या? नहीं होगा। वाई जो है वो मेल है, ठीक है, वाई रिलेट होगा जेड से, मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब सोचो, वाई तो हमारा मेल है ना, चंगू, यही चंगू है यहां पे आया, ठीक है, तो ये तो मेल है। बोल सकते हो क्या कि चंगू इज वाइफ ऑफ, ये वाइफ कैसे हो सकता है? ये तो खुद हस्बैंड है, ठीक है, किसका? तो चिंकी का। तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे क्या है कि वाई जो है वो खुद मतलब कि हस्बैंड है, वो किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब हम जनरल बात करें तो अब मान लो कि चलो, तो यहाँ पे वाई इज वाइफ ऑफ जेड जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। वाई इफ वाई जो है वो जेड का वाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक्स रिलेटेड है वाई से,
एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई अब किसी से भी रिलेटेड नहीं है, मतलब खोजने की जरूरत नहीं है कि एक्स जेड से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रांजिटिव हम लोग इसको बोल देंगे, क्यों? क्योंकि एक्स सिर्फ वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए, हो सकता है कहीं पे ये मतलब ये चीज अगर कंसीडर नहीं किया हो तो कोई बोल देगा कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे बोल देगा कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, बट x इज नॉट रिलेटेड टू z। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देख लो, आप लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉजिक लगाओगे तो ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाओगे, ऐसे ही रटा हुआ कंसेप्ट यूज करोगे कि x इज y, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, और खोजोगे कि x z से रिलेट नहीं हो रहा है, तब उस केस में तो नहीं होगा। ठीक है, तो खोजते रहो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉजिक लगाओगे तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांजिटिव का जो डिफिनीशन था वो देखो, उससे पता चलेगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं किधर, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है कि x रिलेटेड टू y सच दैट x इज फादर ऑफ y। ठीक है, अब देखो x इज फादर ऑफ y, इसमें भी खोजो। x मतलब रिफ्लेक्सिव खोजना है तो सेम से रिलेटेड, मतलब x से ही रिलेट होगा कि नहीं, तो करके देखो। x इज फादर ऑफ x, अच्छा लग रहा है क्या? x इज फादर ऑफ x, x खुद का फादर है, अपना मतलब खुद का ही फादर हो गया, खुद का फादर तो कोई और होगा ना, तो ये गड़बड़ है। तो बोलेंगे कि x इज नॉट रिलेटेड टू x, मतलब ये जो होगा वो ये ई था ना, तो ई था, चलो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x खुद का फादर तो हो ही नहीं सकता। चलो सिमेट्रिक देखो, तो सिमेट्रिक मान लो कि क्या बोल रहा था, x इज फादर ऑफ y, x फादर है y का, मतलब रमेश इज फादर ऑफ चंगू। अब उल्टा करो, चंगू इज फादर ऑफ रमेश, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, x इज फादर ऑफ y, अब उल्टा नहीं होगा, y इज फादर ऑफ x बोलना गलत होगा, तो बोलेंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखो, x इज फादर ऑफ y एंड यहां पे हो सकता है y इज फादर ऑफ z। सोचो, x इज फादर ऑफ y, मतलब x y से रिलेट है, मतलब x फादर है y, x फादर है किसके? y के, मतलब रमेश इज फादर ऑफ चंगू एंड चंगू तो फादर हो ही सकता है ना, तो चंगू इज फादर ऑफ मान लो मंगू। ठीक है, तो अब देखना, मतलब यहां पे x y से होगा, अब y z से भी होगा, लेकिन अब सोचो ये x जो है वो z से होगा क्या? नहीं होगा। देखो यहां पे क्या है कि रमेश फादर है चंगू का, चंगू फादर है मंगू का। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये तो रमेश होगा वो मंगू का दादा होगा। ठीक है, फादर नहीं होगा, तो कोई बोले कि रमेश इज फादर ऑफ मंगू, तो ये तो गलत होगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x रिलेट है y से, y रिलेटेड है z से, बट x z से रिलेटेड नहीं है, तो बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए ये हो गया। कहाँ तक देखे थे भाई? हाँ, ये देख लिए थे, रजनीश का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बबीता कुमारी का क्वेश्चन। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 23, असाइनमेंट का 23 नंबर क्वेश्चन में सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली है, तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन क्यों होगा? इसमें गर्ल्स भी आएगी, तो आर कैसे सेटिस्फाई करेगा? वेयर आर इज डिफाइंड एज एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो पहुंचते हैं असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 23 के पास। तो ये रहा आपका असाइनमेंट, और इसमें मैं आता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि चलो हाँ, लेट ए बी द नॉन बॉयड सेट ऑफ द चिल्ड्रन इन ए फैमिली, द रिलेशन एक्स, द रिलेशन ये बोल रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई ऑन ए एज। ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है। चलो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है, तो ये मतलब कि क्या होगा? सिमेट्रिक बोला जा रहा है कि होगा कि नहीं होगा। तो बात सही है कि अगर मान लो कि बॉयज एंड गर्ल्स है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं,
एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई बोला जा रहा है, तो इसमें दो चीज कोई सोच सकता है, ठीक है। एक सोच सकता है कि दोनों बॉयज हैं, मान लो चंगू एक मंगू, ठीक है, चंगू मंगू। तो यहां पे बोलोगे कि चंगू इज ब्रदर ऑफ मंगू, तो चंगू रिलेटेड टू मंगू। अब उल्टा भी सही होगा, मंगू रिलेटेड टू चंगू, चंगू इज ब्रदर ऑफ मंगू, तो मंगू इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ चंगू। तो ये बात सही है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। बट कोई बोलेगा ऐसे कि चंगू इज ब्रदर ऑफ बबीता, ठीक है, या चिंकी। चलो चिंकी को वाइफ लिए थे तो बबीता को लेते हैं वन। तो चंगू इज ब्रदर ऑफ बबीता, तो चंगू इज ब्रदर ऑफ बबीता। अब उल्टा सोचो, बबीता इज ब्रदर ऑफ चंगू, ये तो गड़बड़ है। बबीता ब्रदर कैसे हो सकती है, बबीता तो फीमेल है, ठीक है, तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर आप दोनों को बॉयज सोचते हो, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें गर्ल्स भी अगर इंक्लूडेड है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आप तो जनरल गर्ल्स इंक्लूडेड लेकर चलोगे ना, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में गर्ल्स भी आ सकती हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी अब जो होना होगा होगा। सिमेट्रिक पूछा गया था कि कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम ये जो क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन का समूह, वो देखते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो ये रहा, ये रहा असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेट आर विद रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट ए। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, हैविंग एन एलिमेंट, ठीक है, और एंड लेट देयर बी एम ऑर्डर पेयर इन आर, देन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है। और ए में बोल रहा है कितना, एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, ठीक है, और एम है ऑर्डर पेयर आर में। ध्यान से देखना, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एन है, ठीक है, एन। ए में एन एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितना है, एन है। और आर जो है वो आर में ऑर्डर पेयर टोटल कितना है, तो आर में टोटल एम ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ध्यान से देखना, एम ऑर्डर पेयर है किसमें, तो रिलेशन आर में, और ए में कितना एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट है। अब ए सोचो, ए में मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे ही मान लो कितना एन एलिमेंट है, ठीक है। और आर जो है इसमें, अब देखो आर क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सोचो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मतलब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, मतलब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, ठीक है, डॉट डॉट कितना एन एन होगा, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा भी हो सकता है या इतना भी रह के हो सकता है, इतना ही, इतना पे रुक सकता है। तो सोचो ए में एन एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आर में कम से कम एन तो ऑर्डर पेयर होना चाहिए, इसमें एन ऑर्डर पेयर होना चाहिए या एन से ज्यादा ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ध्यान से देखना, और भी ज्यादा ऑर्डर पेयर हो सकता है, 1 2 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, बस सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाना चाहिए। अब खुद से सारा एलिमेंट अगर रिलेटेड होता है तो इसमें जितना एलिमेंट है उतना तो ऑर्डर पेयर आएगा ही कम से कम, ठीक है। तो एम बोल रहा है कि इसमें आर में टोटल, मतलब आर में हम अभी देखें कि एन ऑर्डर पेयर तो आना ही चाहिए कम से कम, ठीक है, ज्यादा भी आ सकता है। तो बोल रहा है कि आर में टोटल एम ऑर्डर पेयर है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना है, एम है, ठीक है। तो ये एम और एन में क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान देना, एम जो होगा वो एन के या तो बराबर होगा या एम बड़ा हो सकता है, क्योंकि एम जो है वो आर में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें ज्यादा भी हो सकता है, इसमें जितना एलिमेंट है उससे ज्यादा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लिए एन, एम जो है वो एन से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या है? 14 जल्दी 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 14 चलो, बोल रहा है कि लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड आई बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन ध्यान से देखना आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, तो इसी के जैसा है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, तो सिर्फ जितना ए में एलिमेंट है, ए में मान लो 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 और 3 3 बस हो जाना चाहिए, बस इतना ही और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है 1 2 या कुछ भी ज़्यादा भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो बोल रहा है कि आई आइडेंटिटी रिलेशन है, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन आई और आर कैसे रिलेटेड होगा, तो बोलेंगे आई जो होगा वो सबसेट होगा किसका, आर का। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, तो आई सबसेट आर बोलेंगे, और एनसीईआरटी में जो बराबर वाला है उसको हम लोग आई ऐसे ही डायरेक्ट सबसेट आर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कौन सा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के बाद है 20। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 नंबर थोड़ा और नीचे होगा, बोल रहा है कि द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑन द पावर सेट पी ए ऑफ सेट ए इज सबसेट ऑफ कैसा होगा, तो सबसेट ऑफ जो होगा वो, ठीक है अब चेक करो, सिमेट्रिक तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए सबसेट भी है, तो उल्टा हमेशा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो बताता हूं, जैसे सबसेट ऑफ रिलेशन है तो ए इक्वल टू मान लो है 1 2 3, बी इक्वल टू मान लो है 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे, ए सबसेट बी, बट इसका उल्टा सोचो, बी सबसेट ए बोलोगे क्या, एकदम नहीं बोलोगे। ए का सारा एलिमेंट बी में, तो ए सबसेट बी बोल सकते हैं, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, तो बोलेंगे बी सबसेट ए नहीं होगा, मतलब ए सबसेट बी बट बी सब नॉट सबसेट ए। ठीक है, बी सबसेट ए लिखना गलत होगा, या बोल देंगे बी नॉट सबसेट ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखना, सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक होगा, सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन स्टार्टिंग में ही मैं बताया था, एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए सबसेट बी अब बी सबसेट ए यहाँ पे तब लिख पाओगे जब दोनों इक्वल हो, और एंटी सिमेट्रिक का यही डिफिनीशन था कि दोनों तरीके से, मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, हम तभी लिख पाएंगे जब ए एंड बी इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो सबसेट अगर दोनों साइड से हो, ए बी का सबसेट हो एंड बी भी ए का सबसेट हो, तो बोलते हैं क्या, कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक होगा, इस सबसेट ऑफ रिलेशन जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा, और इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो चलो एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। चलो 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 20 के बाद है 21। अच्छा, इनका भी होते जा रहा है, ये दूसरे स्टूडेंट एक रजनीश पूछे हैं 20, तो 20 हो गया। चलो 21 अगला क्वेश्चन है। 21 क्या है, तो बोल रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ, अब एंटी सिमेट्रिक देखो आ रहा है बार बार, बोल रहा है कि एंटी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ध्यान से देखना, ए बी आर में हो, इंप्लाइज बी ए भी आर में हो, फॉर क्या बोलेंगे, तो ए इक्वल टू बी के लिए। ठीक है, और तो ए इक्वल टू बी तो ये नहीं है, एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर गलत है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कोई रिलेशन होगा कब, जब ए बी आर में हो और बी ए भी आर में हो जाए, सभी ए बी के लिए, तो ये तो गड़बड़ बात है, सभी ए बी के लिए बी आर में नहीं हो सकता है। ठीक है, बोल रहा नो ए बी के लिए, ये भी गड़बड़ है, किसी ए बी के लिए हो सकता है, तो कौन ए बी, तो जिसके लिए ए बी के बराबर हो। ठीक है,
एंटी सिमेट्रिक का डिफिनीशन देखे थे कि ए बी आर में हो, मतलब ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू ए हो, तो ऐसा तब होगा जब ए बी के बराबर हो। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है नो ए बी, अगर ए बी के बराबर नहीं हो, ध्यान से देखना यही होगा। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब ए रिलेटेड टू बी हो तो बी भी रिलेटेड टू ए उसमें आता हो। ठीक है, फॉर नो ए बी, मतलब ए बी के वैसे वैल्यू के लिए नहीं जब ए बी के बराबर नहीं हो, मतलब ए बी के बराबर नहीं हो तो ये नहीं आता हो। देखो नो लगा दिया, तो इसलिए बोलेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, या एवरी लिख के ए बी लिखा है, यहाँ पे कॉमा देकर अगर लिखा रहता फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर कॉमा ए इक्वल टू बी, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 21 के बाद है 25 भी दोनों पूछे हैं, दोनों स्टूडेंट। तो हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्या है। 25 तो बोल रहा है द वाइड रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, वाइड मतलब इम्पटी, जिसमें कुछ भी नहीं हो वो क्या होगा, तो बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई रिलेशन, कोई सेट है, मान लो ए इक्वल टू मान लो 1 2 3। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, फिर कोई सबसेट लेंगे। ठीक है, तो उसी में से एक सबसेट आता है फाई। तो फाई क्या है, फाई में कुछ भी नहीं है, कोई किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। तो इसमें सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड कहाँ हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तो सिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक हो सकता है क्यों, क्योंकि मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई होता है, कोई ए बी से रिलेटेड होता है तो उसका उल्टा चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं तो उसका उल्टा चेक करेंगे ही नहीं, ऐसे ही बोल देंगे सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई नंबर किसी नंबर से रिलेटेड होता है, फिर वो जाके तीसरे से रिलेटेड होता है, तब हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे तो कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हम लोग बोल देंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 25 के बाद कौन सा है, तो 25 के बाद है 30। ये भी देखो सेम क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो लगभग सेम ही है। 30 नंबर देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहा, आर इज ए रिलेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट इज गिवन बाई यहाँ पे छूट गया है एक चीज, गिवन बाई एम रिलेटेड टू एन। देखो यहाँ पे दिया है क्या, एम रिलेटेड टू एन, गिवन बाई ऐसे एम रिलेटेड टू एन implies and implied by m into n greater than equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सुधार लेना, m relative to n। ठीक है, implies and implied by m into n greater than equal to 0। तो बताना है क्या होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो सोचो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब एम रिलेट हो जाए किससे, एम से। तो ये तब होगा जब एम इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो सोचो एम इंटू एम तो होता है एम स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव या 0 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब बोल देंगे एम रिलेटेड टू एम होगा, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिमेट्रिक चेक करो। तो सोचो एम रिलेटेड टू एन, सिमेट्रिक के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लिए एम रिलेटेड टू एन, यानी कि एम इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एन इंटू एम, इसका उल्टा तो कर ही सकते हो ना, एम इंटू एन पॉजिटिव है तो एन इंटू एम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी एन रिलेटेड टू एम होगा, यानी बोलेंगे सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, तो एम रिलेटेड टू एन हो एंड एन रिलेटेड टू पी हो। ठीक है, तो एम रिलेटेड टू पी हो जाना चाहिए। तो ले लो एम इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एन इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर लो, एम लो एन लो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए।
ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव या जीरो होने के लिए दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा या दोनों को पॉजिटिव। तो सोचो दोनों को निगेटिव लेते हो, ठीक है, तो यहाँ n जो है यहाँ निगेटिव लिए तो यहाँ भी निगेटिव लेना पड़ेगा। अब फिर से दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए तो यहाँ फिर से निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो स्टार्टिंग वाला और एंड वाला का प्रोडक्ट करोगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये भी हो जाएगा क्या, तो पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, या कोई जीरो भी एक लेता है, जैसे मान लो एक निगेटिव लिए एक जीरो लिए, ठीक है, एक निगेटिव लिए एक जीरो लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जीरो हम ले, अब हम तो निगेटिव लिए, एम का वैल्यू एन का वैल्यू जीरो लिए तो दोनों का निगेटिव इंटू जीरो जीरो होगा, तो जीरो के बराबर आ गया। फिर एन जीरो लिए है, यही वाला एन जीरो लिए हैं तो यहाँ भी जीरो इंटू, अब देखो पॉजिटिव ले लें तो जीरो इंटू पॉजिटिव ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अब सोचो यहाँ पे ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं बल्कि लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे एक हम ऐसा फाइंड कर दिए जिसके लिए क्या, तो एम रिलेटेड टू एन है, एन रिलेटेड टू पी है, लेकिन एम पी से रिलेटेड नहीं है। ध्यान से देखना कौन वो हो सकता है। तो मान लो कि -4 रिलेटेड टू जीरो एंड जीरो रिलेटेड टू, मान लो कुछ भी जीरो रिलेटेड टू 2, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव या जीरो तो है ही, इस दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव या जीरो है ही। लेकिन यहाँ पे देखो -4 2 से रिलेटेड नहीं है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है। तो देखो -4 रिलेटेड टू जीरो, जीरो रिलेटेड टू 2, बट -4 नॉट रिलेटेड टू 2, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी हमको इसके पहले क्या आया था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आया था कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव नहीं आया। तो हम लोग क्या बोल देंगे कौन सा क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो ऑप्शन बी है ही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो छोटा मोटा लॉजिक के वजह से ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, ऑप्शन इधर उधर, लेकिन लॉजिक लगाना है, लॉजिक से ये ट्रांजिटिव जो होगा वो नहीं होगा। तो एक्चुअली इसका आंसर दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन गलत आंसर है, उसको सुधार लेना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो रट्टू वाला पढ़ाई नहीं करना है, देखना है, हो सकता है ये असाइनमेंट कोई आदमी ही बनाया है, ठीक है, कोई भगवान नहीं बना के भेजे हैं कि हमेशा सही ही होगा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी ही बनाया है, उससे भी गलत हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत होता है तो ये नहीं मान लेना है कि मतलब मैं ही गलत हूँ। ठीक है, मतलब कि होता है ना कोई जैसे आंसर मिल नहीं रहा तो ज़बरदस्ती आंसर मिलाते हो, तो वैसे नहीं करना है, तुम अपना लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉजिक अगर सही होता है तो ठीक है, लॉजिक गलत होता है तो ठीक है, गलत है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। मुझे लगा था कि आज मैं सारा बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं बता पाया सारा। ठीक है, सारा डाउट आज क्लियर नहीं हुआ क्योंकि डाउट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डाउट बहुत ज़्यादा था इसलिए ये आज क्लियर नहीं हुआ। तो मैं प्रयास करूँगा कि अगले क्लास में बाकी का डाउट क्लियर हो जाए, तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक। तो चलिए, आपके लिए एक और मौका मिला। आपको अगर फिर से बनाते हो और फिर से कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप पूछो, उस मौके में मतलब अगले मौके में मैं आपका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं पूछ देना, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हो कि डाउट में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा कम कम पूछा करो, अपने से भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। आप पढ़िए, घर पे रहिए और बनाते रहिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।